नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। आज हम नया चैप्टर देखेंगे इस भौतिक भूगोल का, जो कि पवन का संचार। इसके पहले मैंने आपको वायुदाब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया था। आपसे अपेक्षा है कि आप इसके पहले वायुदाब की जो पूरी पेटिया और वायुदाब है उसे देख लें, क्योंकि ये पवन जो है उसे अगर बेहतर कॉन्सेप्ट वहाँ होगा तो ये पवन का चैप्टर और बेहतर समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग पवन का प्रवाह। सबसे पहले पवन, ये जो विंड्स होते हैं ये है क्या? तो देखिए, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की भिन्नता के कारण ही वायु में गति होती है। ठीक है, हर जगह वायुदाब एक सा नहीं रहता। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, सौरमंडल में 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार वायुदाब में कमी होती है। तो ये सौरमंडल की बात है, ठीक, ट्रोपोस्फीयर की बात है। अगर हम वायुदाब की भिन्नता को समाप्त कर दें, ठीक, तो पवनों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। आसान भाषा में हम कहें तो पवनें जो होती हैं वो वायुदाब की जो भिन्नताएं हैं या विषमताएं हैं उसको संतुलित करने की दिशा में प्रकृति का एक प्रयास है, या प्रकृति का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो जो पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की भिन्नता के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है, इसी गतिशील वायु को पवन या विंड के नाम से जाना जाता है। तो पवनें कैसे कैसे चलती हैं, आज के चैप्टर में हम ये सब देखेंगे। लास्ट वायुदाब वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि पवनों की जो दिशा होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है, यानी गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ पवनें जाती हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि पवनों का जो नामकरण होता है वो पवनों की चलने की प्रारंभ होने की दिशा से ही शुरू होता है। पवनें किस ओर जा रही हैं ये महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि पवनें कहाँ से शुरू हुई हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि 7 वायुदाब की पेटियां हैं। ठीक है, कितनी? 7 वायुदाब की पेटियां हैं। इन्हीं पेटियों में अब हम लोग आज पवनों का प्रवाह यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, पवनें इधर चलती कैसे हैं ये तो आप जान चुके हैं कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी, यानी ऐसे, ठीक, नियमता ये है। फिर इधर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, और फिर यहाँ से यही पवनों के चलने का क्रम होना चाहिए। लेकिन इसकी दिशा जो है ये सीधी नहीं होती। दरअसल पवनों की दिशा का अध्ययन किया था फेरल साहब ने, और 1855 में फेरल साहब ने, जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता रहे हैं, तो फेरल ने अपना एक नियम दिया। फेरल के का जो नियम है वो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देखिए, ये बीच में, यानी ये आपकी जानकारी के लिए, याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूं, ये है उत्तरी गोलार्ध, ठीक, बीच में भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है, ऊपर उत्तरी नीचे दक्षिणी, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में, यहां से देखिए ये कौन सी दिशा है, हमारा हाथ देखिए, ये कौन, मैं लिख रहा हूं, तो दाहिना हाथ है राइट हैंड साइड, और ये जो है बायां हाथ है यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो एस यहां मुड़ा ना, यानी ये किस दिशा में, दाहिना, यानी राइट, और ये बायां यानी लेफ्ट। यानी पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। ये फेरल का नियम है, और इसी फेरल के नियम का अनुसरण पवनें करती हैं। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि फेरल का नियम फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मैंने यहाँ आपको बता दिया। फिर से फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। अपने हाथों से आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए, इस नियम के अनुसार
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में पवनें चलेंगी, देख रहे हैं। तो पवन किधर, नीचे की तरफ चल रही है ना, नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ चलना कहने का मतलब है कि हम ऊपर है, यानी हमारा मुख इस तरीके से है। तो जब हमारा मुख इस तरीके से है, पवन जब यहाँ से चलेगी, यहाँ से भाई हमारा मुख नीचे है ऐसे सीधे, तो ये हमारा दाहिना हाथ है और ये बाएं। तो उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार पवनें किधर चलती है, दाहिनी तरफ चलती है, राइट। इसलिए ये पवनें इधर किधर चलेंगी, दाहिनी तरफ, इस हाथ ऐसे। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये देख रहे हैं आप लोग। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब दक्षिणी गोलार्ध में यही पवनें अगर देखें तो दक्षिणी गोलार्ध यानी ये अब ऊपर ऐसे, तो बाईं तरफ, ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट, तो लेफ्ट साइड, ठीक। दिशा को आप समझ पाए होंगे, दिशा को समझ पाए। तो यहाँ पे ये पवनें चूंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाएंगी, इसलिए ये पवनें ऐसे दाहिने तरफ उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ जाएंगे। ये जो पवनें हैं ये 30-35 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक, आसान भाषा में कहें तो ये 30 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक, ठीक। लेकिन चूंकि इन पवनों का विस्तार 30-35 है, इसलिए इसे ऐसे भूगोल की भाषा में कहते हैं। तो इनका विस्तार जो है 30-35 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक ये पवनें विस्तृत है, ठीक। इन पवनों को दोनों ही गोलार्धों में, यहां भी वही है, देख रहे हैं 30-35। अब इन पवनों को विशेष नाम से जाना जाता है। इन पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्या, ट्रेड विंड, क्या कहते हैं, ये पवनें कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। दोनों ही अंग्रेजी में चलिए ट्रेड विंड, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बारीकियों से पूरी बारीकी से आपको समझाते हुए चल रहा हूं। यहाँ पे ट्रेड विंड, इन पवनों की ढेर सारी विशेषताएं होती हैं। ये पवनें और भी, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इन पवनों की दिशा से परिचित करा रहा हूं। यहाँ देख लीजिए, ठीक, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे आपको ये मैप में इसको उत्तर, इसको दक्षिण, साउथ, ये नॉर्थ, ये पूर्व, ईस्ट, ये वेस्ट, पश्चिम, देख रहे हैं। प्रश्न है कि व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलती हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे मैं फिर से ये बना रहा हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में चलती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये है ना, यानी यहाँ ऐसे, ये दिशा देख रहे हैं, ये हुई दिशा। पवनों के चलने की दिशा से उसका नामकरण होता है, ये मैंने बताया। यानी नामकरण अगर व्यापारिक पवनों का कहें तो हम कहेंगे उत्तर पूर्व। कहां से चली ये व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्व, ठीक। तो अगर व्यापारिक पवनों का नामकरण हम कहें तो उत्तर पूर्व। और किस दिशा में चली, तो दक्षिण पश्चिम, किधर, दक्षिण पश्चिम। यानी उत्तरी गोलार्ध में, सब नोट करते हुए जाइएगा, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे नोट कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट विकसित होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ देख रहे हैं व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ रहती है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो ये किधर गई हैं, ऐसे गई हैं, ये देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसे, यानी ये, यानी दक्षिण पूर्व से, देख रहे हैं आप लोग, ये हो गया दक्षिण पूर्व से शुरू हुई। यानी दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्वी पवनें, दक्षिण पूर्वी। और ये चली किधर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यानी अगर यहाँ पे बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें, तो हम कहेंगे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। समझ में आई चीज। यहाँ पे इनकी दिशा देखिए, ये दिशा है ना, यही दिशा है। तो दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व से
उत्तर पूर्व। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि व्यापारिक, देखिए कूट बना के पूछ सकता है किसी भी तरीके से कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के बीच होती है। आप समझ पाए, रटेंगे भूलेगा, लेकिन परीक्षा हॉल में जब ये कॉन्सेप्ट आपके साथ होगा तो तुरंत आप फिगर बना देंगे, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ऊपर वाला ऐसे रफली फिगर आप बना देंगे ऐसे कि ये है व्यापारिक पवने, तो ये 30 से लेकर 5 तक आती है और ऐसे चलती हैं। फेरल का नियम आपके दिमाग में है, तुरंत आप दिमाग में अपना ये बना लेंगे, तुरंत इस फिगर से अगर डायरेक्ट हो गया तो ठीक है, 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस के बाद तो ये सीधे सीधे हो जाता है। लेकिन नहीं अगर डायरेक्ट इस टाइप किया तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये चित्र बना के देख लेंगे कि ये है तो उत्तर पूर्व से किधर दक्षिण पश्चिम, और फिर ये नीचे वाली है तो किधर इधर, यानी दक्षिण पूर्व से किधर उत्तर पश्चिम। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि इन पवनों को आपकी समझ विकसित हुई होगी। नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा भी, तो ये चीजें मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ व्यापारिक पवनों में कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक, बावजूद इसके अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत हो तो आप हमें जो है ये कमेंट के माध्यम द्वारा सूचित कर सकते हैं। आगे चलें। अब इसके बाद इन व्यापारिक पवनों के बाद से अब हम यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ भी उच्च वायुदाब, ठीक, उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, जाहिर सी बात है, और यहाँ निम्न वायुदाब। तो उच्च वायुदाब के क्षेत्र से देखिए ये उच्च वायुदाब और निम्न वायु, ये मैंने वायुदाब वाले पिछले लेक्चर में बताया है। पूरा कॉन्सेप्ट ये लेक्चर ये जो लेक्चर चल रही है उसी लेक्चर का आगे का भाग है। वायुदाब के बाद पवनें पढ़ी जाती हैं। तो अब फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लेक्चर का लिंक पड़ा होगा, उसे देख लीजिए। यहाँ से देखिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ये पवनें जाएंगी। क्लियर? अब यहाँ देखिए उच्च निम्न, फिर वही फेरल के नियम के अनुसार ये जो पवनें हैं ये किसका अनुसरण करती हैं? तो ये उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ, तो ये पवनें फिर ऐसे ही सीधे सीधे जा रही है, तो हमारा दाहिना ये है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ। क्लियर? और दक्षिणी गोलार्ध में जब ये अपने दाहिनी तरफ जा रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ। तो बायां कौन है? ये हमारा बायां है, पर ध्यान रखिए, ठीक, ऐसे ना, ऐसे नहीं, अब ये नीचे है ना दक्षिण में, यानी इस तरीके से, तो ये हमारा बायां हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में हम किस मुख में खड़े हैं और दक्षिणी गोलार्ध में किस। जब उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई, ठीक, तो हमारा मुंह जो है इधर हो जाएगा, यानी पीठ दिखेगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध की बात हो गई तो हमारा पीठ पीछे हो जाएगा और उस अनुसार हम अपने हाथों को देखेंगे। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध की बात हो गई, पीठ पीछे यानी बायां, ये चीजें हैं, ठीक, यानी इस दिशा में जाएंगी। तो ये क्लियर है आप लोग? ये जो पवने हैं यहाँ देख रहे हैं, इन पवनों को लगभग 30-35 से लेकर 60-65 डिग्री के बीच की जो पवने हैं, इन पवनों को पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। क्या? पछुआ पवने। दोनों ही गोलार्ध में पछुआ पवने। क्लियर? पछुआ पवनों की अगर हम दिशा की, ये व्यापारिक पवन की दिशा समझ गए, ठीक। अब इसे मैं मिटा रहा हूं, अब यहाँ पे पछुआ पवनों की मैं दिशा आपसे परिचित करवा दूं। पछुआ पवने, पछुआ पवन, ये कौन सी दिशा है? ऐसे, ये मैप है, ऐसे, ये, ठीक, यानी ये दिशा, यानी चली कहां से? चलने की दिशा से, ये दक्षिण पश्चिम। पछुआ पवने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, यानी पछुआ पवने जब हिंद महासागर में प्रवेश करती हैं तो ये मानसूनी हवाएं कहलाती है, मानसूनी पवनों में बदल जाती है। यहाँ पे लगे आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आगे भी आएगा, ठीक है। ये पछुआ पवने हिंद महासागर में क्या दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती है, और ये बारिश का कारण बनता है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो यहाँ पे आपने इसको देखा। क्लियर? फिर हम यहाँ बात करें तो ये नीचे की तरफ, यानी किस दिशा से? ये देख रहे हैं उत्तर, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा उत्तर पश्चिम, और ये किस दिशा से? दक्षिण पूर्व,
यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्लियर? तो आपको जो वेस्टर्लीज है यानी पछुआ पवने हैं, इनकी दिशा क्या रही? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर। याद नहीं करना है, रखना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, देख रहे हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ये और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, यहाँ पे पश्चिम से कहाँ पे? दक्षिण पूर्व की तरफ। तो निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। इसे क्या कहेंगे? ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने। दोनों ही गोलार्धों में ये व्यापारिक पवने कहलाती हैं और ये पछुआ पवने कहलाती हैं। पछुआ। पिछले क्लास में मैंने पछुआ पवने कहां से कहां तक होती है? तो 30 से 35 डिग्री से लेकर अक्षांशों से लेकर दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक ये होती है पछुआ पवने। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ भी मैं बता दे रहा हूं कि ये जो क्षेत्र है 30 से 35 डिग्री, 60 से 65, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, इसलिए हवाएं एक समान गति से प्रवाहित नहीं हो पाती, इसलिए हवाओं की गति जो है कम होती जाती है, टकराती रहती है। जबकि क्योंकि यहाँ पे पर्वत पठार स्थल ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केवल और केवल समुद्र है, यानी ये हवाएं समुद्र के ऊपर से बहती हैं। यही कारण है कि 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश, यानी इनकी गति इस यहाँ बहुत तीव्र होती है। समुद्र महासागर के ऊपर से बहते हुए ये बड़ी तीव्र गति से बहती हुई है। यही कारण है कि इनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। 40 डिग्री अक्षांश, ध्यान रखिए, केवल दक्षिण में, यानी 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो पछुआ पवने हैं उनको गरस्ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक, रोअरिंग फोर्टीज। 50 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने हैं वो प्रचंड पचासा के नाम से जानी जाती हैं, और 60 डिग्री की जो पछुआ पवने हैं दक्षिणी गोलार्ध की उनको चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। तो इसको दिमाग में आपने बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। केवल दक्षिणी गोलार्ध की 40 डिग्री की जो पछुआ पवने हैं, गरस्ता चालीसा, 50 डिग्री की प्रचंड ये पचासा और 60 डिग्री की चीखता साठा। क्यों इनको ये कहा है? क्योंकि ये जो है बड़ी तीव्र गति से बहती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल नहीं है बल्कि ये महासागर के ऊपर एक समान गति से बहती है, इसलिए बड़ी तीव्र गति से बहती है। क्लियर है? मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। इसके बाद से देखिए, अब हम आते हैं ये ऊपर, यानी उच्च ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ ये जो पवनी चलती है। यहाँ देखिए इनकी गति क्या होगी? फिर वही वाली गति, ये देख रहे हैं हम उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में ये पवने किस दिशा में चलती है? दाहिनी तरफ चलती है। तो ये पवने किधर हो जाएंगी? ये। और दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की जो दिशा होती है वो क्या हो जाएगी? बाईं तरफ। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई ये है, ठीक, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसे ही पवनों की दिशा किधर हो जाएगी? दाहिनी तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा किधर हो जाएगी? बाईं तरफ हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे अब देखिए, इन पवनों को विशेष नाम से जाना जाता है, इन पवनों को पूर्वा पवने कहते हैं। पूर्वा पवने, पूर्वा पवने। भाई इनके चलने की दिशा ये देख रहे हैं, जैसे पछुआ पवने, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों पश्चिम से चली है तो ये पछुआ पवने हो गई। व्यापारिक पवने पूर्व से चली थी तो पूर्वा पवने हो गई थी। अब देखिए आपको एक अंतर समानता दिखी होगी कि पूर्वा जो पवने हैं, ठीक, दोनों तरफ ये पूर्वा पवने, ये पूर्वा पवने, ये ठीक व्यापारिक पवनों की तरह है। जैसे ये व्यापारिक पवने हैं वैसे ही पूर्वा पवने हैं। तो इसलिए अगर पूर्वा पवनों की बात करें, ठीक, तो यहाँ देखिए इसे पूर्वा पवनों के, पूर्वा पवने इनकी दिशा ये हो गई ना, जैसे अभी व्यापारिक पवने की थी, और इनकी जो दिशा है वो क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है, यहाँ से, यानी पूर्वा पवने कहाँ से कहाँ तक चलेंगी? तो 60-65 डिग्री से लेकर, नहीं सॉरी, ऊपर से, ठीक, यानी लगभग ये जो 80-90, तो 80-90 से लेकर
अक्षांश से लेकर 60-65 अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में ये चलेगी। ये 80-90 के बीच है, ये 60-65 के बीच है। और पूर्वा कोणों की जो दिशा होगी वो वही होगी, कौन सी? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। यहां भी सेम वही चीज, इनकी दिशा क्या होगी? यहां पे देखिए दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम। क्लियर है? तो ये अब परीक्षा में अब तो अलग से रखना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्यापारिक पौने हैं वही पूर्वा पौने हैं। यही कारण है कि ये जो व्यापारिक पौने हैं इनको अपने गोलार्ध में पूर्वा पौनों की भी संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? अपने गोलार्ध में पूर्वा पौनों की भी संज्ञा दी जाती है। ये पौने चल कहां से रही है? ठीक, ये पौने यहां से ठंडे प्रदेशों से चल रही है ना, देख रहे हैं। तो जब ठंड में ये पौने, जब पूर्वा पवन चलती है तो ठंड से गर्म की तरफ आती है। तो यही कारण है कि इन पवनों में बहुत ठंड होती है। इसलिए जब किसी व्यक्ति को चोट वोट लगा होता है या फिर हाथ वगैरह या पैर वगैरह टूटा होता है या कहीं ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ होता है, तो ये पवनों के चलने से क्या होती है, वो बहुत तेजी से वो अंग दर्द करता है, क्योंकि इसमें ठंड होती है। जब वो ठंड सीधे चीरते हुए प्रवेश करती है पवने, तो वो भाग, वो हिस्सा, क्षतिग्रस्त हिस्सा क्या होने लगता है? ठंड के प्रकोप में आ जाता है। क्लियर है? तो पूर्वा पवनों के बारे में आप समझ गए। इस तरीके से पवनों का जो प्रवाह है गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, वो मैंने आपको बताया। 3 प्रकार की ये वर्ल्ड लेवल की जो पवने हैं, वैश्विक स्तर के जो पवने हैं, एक व्यापारिक पवन, एक पछुआ पवन, एक पूर्वा पवन। इन तीनों को की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, अलग अलग बातें हैं, वो भी मैंने बता दी। फेरल का नियम भी मैंने बता दिया। फेरल के नियम के साथ साथ एक 22 बैलेट साहब थे, उन्होंने भी अपना एक नियम दिया था। यहाँ मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे 22 बैलेट का नियम। 22 बैलेट साहब का जो नियम है वो पवन दाब से संबंधित है। सीधे सीधे एक लाइन में पूछ सकता है, पवन दाब से संबंधित। इन्होंने भी कुछ अलग नहीं कहा है, अपने तरीके से इन्होंने फेरल साहब की बातों को कहा है। 1875 में 22 बैलेट साहब, जो कि नीदरलैंड के भूगोलवेत्ता रहे हैं, इन्होंने कहा कि जिस दिशा में हवा बह रही है, अगर उस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाया जाए तो जो वायुदाब होगा उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब, ठीक बाईं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में जो वायुदाब होगा वो दाहिनी तरफ होगा, निम्न वायुदाब। आसान भाषा में इन्होंने क्या कहा, इन्हीं की बात को पहले तो परिभाषा की, यदि जिस दिशा में हवा चल रही है, यदि उस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। क्लियर है? इसके बाद से कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि किस तरीके से दोनों ही गोलार्धों में हवाएं चलती हैं और क्या। यहाँ देखिए पवन के बारे में भी मैंने बता दिया कि वास्तव में पवन नहीं होती तो क्या होता, ये जो वायुदाब का की विषमता होती है ये कभी समाप्त नहीं हो पाती। ये हवाएं ही तो वायुदाब की विषमता को पाटने का काम करती हैं। यहाँ पे देखिए वायुदाब में जितनी अधिक विषमता होगी, ठीक विषमता मतलब भिन्नता, जितनी अधिक भिन्नता होगी पवने उतनी ही तीव्र गति से चलेंगी। भिन्नता मतलब वायुदाब में भिन्नता समझ रहे हैं? देखिए वायुदाब में भिन्नता मतलब कहीं मान लीजिए कि उच्च वायुदाब है, कहीं निम्न वायुदाब है, तो यहाँ पे यही कहना है कि वायुदाब में भिन्नता जितनी अधिक होगी पवने उतनी ही तीव्र गति से। सपोज कीजिए कि पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पे ये उच्च वायुदाब वाला है, तो अब बताइए जब एक ही उच्च वायुदाब है तो पवनों का काम ही यहाँ क्या है, ठीक पवन एकदम धीमे धीमे बहेगी जब तक
ये उच्च वायुदाब और ये निम्न वायुदाब दोनों प्राप्त नहीं होगा तब तक पवनें कैसे बहेंगी, क्योंकि पवनों का गुण यही है ना कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चले। अगर दोनों तरफ पूरा का पूरा क्षेत्र निम्न वायुदाब है तो पवनें क्या होंगी, तो हम स्लो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वहीं पे उछाई रहेंगी ऊपर ऊपर, क्योंकि उनका तो अपना गुण है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। भिन्न पवनें मिलेंगी तभी पवनें तीव्रगामी गति से चलेंगी। तो इसलिए आप समझ गए कि वायुदाब में जितनी अधिक भिन्नता होगी पवनों का वेग उतना ही तीव्रतम होता जाएगा। धरातल की जो पवनें होती हैं उनका वायुदाब के अंतर से हम समझ गए कि बिल्कुल बिल्कुल सीधा संबंध है। ठीक है, ये जो वायुदाब का अंतर होता है, ये उच्च वायुदाब, ये निम्न वायुदाब, या ये निम्न वायुदाब, ये उच्च वायुदाब, इसी को वायुदाब की प्रवणता या ढाल कहते हैं। क्लियर है? तो कोई पूछे कि वायुदाब प्रवणता क्या है, अंग्रेजी में इसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, तो हम कहेंगे वायुदाब के अंतर को वायुदाब ढाल या प्रवणता कहते हैं। भाई अगर एक वायुदाब है तो ऐसे रहेगी, ढाल बनेगा नहीं। जब तक हम उच्च और निम्न न बनाएंगे तब तक ढाल कहाँ से बनेगा, तो ये उच्च है ये निम्न है, अब ढाल बना। देखिए ऐसे कीजिए, और जितना ही ज्यादा ढाल होगा उतना ही पवनें क्या होंगी, तेज गति से बहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। तो वायुदाब का अगर ढाल तीव्र है तो पवनों की गति क्या होगी, तीव्र होगी, और वायुदाब का ढाल अगर स्लो है तो पवनों की गति भी स्लो होगी। एक और मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये जो ढाल है, अगर समदाब रेखाएं बड़ी पास पास हो, समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। अगर समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो ढाल बड़ा तीव्र होता है, और समदाब रेखाएं बड़ी दूर दूर होती हैं तो ढाल क्या होता है, मंद होता है। समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं अगर पास पास होंगी तो ये ढाल तीव्र होगा, बड़ी दूर दूर होंगी तो ढाल क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ गए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक बल होता है कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल दरअसल होता क्या है, फिजिक्स की भाषा में अगर बात करें तो घूर्णन के कारण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक झटका सा लगता है। जैसे देखिए कि अगर हम मान लीजिए एक प्लेट में पानी ले लें और ऐसे पूरा घूम जाए, तो घूमेंगे तो देखेंगे ना, पानी तेजी से घूमेंगे तो झटका से लगेगा, पानी थाल से बाहर नीचे गिरेगा ही। तो ये किस कारण से हुआ, पानी जो है बाहर किस कारण से गिरा। ठीक, तो एक बल आखिर उस पर लगा होगा तभी तो पानी छलका होगा। वैसे ही आसान भाषा में तो कोरियोलिस साहब ने ये बताया था। अब मैं इस जो टिपिकल मैंने बोला कि घूर्णन के कारण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक झटका लगता है, यही जो बल है, यही झटका है, यही कोरियोलिस बल है। इसको आसान भाषा में बता दूं कि जब पवनें जो है ये गोलार्ध में चल रही है और जब वे दूसरे गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो वो मुड़ जाती हैं। ठीक, जिस बल से वो पवनें मुड़ती हैं उसी बल को क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। ये काल्पनिक बल है, ये एज्यूम किया गया, इमेजिन किया गया, क्योंकि कोई भी चीज अपने स्थान से बिना बल के विस्थापित नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कोरियोलिस बल को आप समझ पाए कि वह काल्पनिक बल जिसके कारण से पवनें जो है वह मुड़ जाती हैं, अपने स्थान से प्रतिस्थापित हो जाती हैं, उसी काल्पनिक बल को क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने ये लेक्चर बताया। इसमें देखिए जो पवनें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पवनें 3 प्रकार की। सबसे पहले यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। ठीक, देखिए देखिए पूरा जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, और जब एक टीचर इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाता है, ठीक, वो तक बीच अगर जरा सा भी कंसंट्रेशन उसका भंग हुआ तो वो तब कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतना है पवन, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, इसलिए बड़ा मन को एकाग्र करके ही इसको करना पड़ता है। तो सोचिए कि स्टूडेंट जो पढ़ रहा है अगर उसकी एकाग्रता भंग हुई तो फिर इसमें दिक्कत होगी। इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। ठीक, वास्तविक कॉन्सेप्ट क्या है
उसको एकदम पकड़े रहिए, ठीक, अपने पास पकड़े रहिए। वास्तविक कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठा रहेगा तो फिर, क्योंकि प्रश्न तो ऐसा नहीं आएगा ना कि पूरा सारा कॉन्सेप्ट एक ही प्रश्न में उड़ेल देगा। एक प्रश्न पूछेगा, उस प्रश्न के लिए जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बना दीजिएगा, देख लीजिएगा कि उत्तर क्या है। कथन कारण के क्वेश्चन इस पर आधारित पूछे जाएंगे, कूट वाले पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चन भी मैं अलग से कराऊंगा। यह देखिए पवनों के प्रकार। पवनें वास्तव में 3 प्रकार की होती हैं। जो पहला पवन है वो प्रचलित पवन है, दूसरा जो है वो मौसमी पवन है, और तीसरा जो है वो स्थानीय पवन है। पहला प्रचलित पवने, दूसरा मौसमी पवने, ठीक। तो पवने कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। एक प्रचलित पवने जिनको भूमंडलीय या सन्मार्गी पवने भी कहा जाता है, आप चाहे तो लिख लें, भूमंडलीय या सन्मार्गी पवने। दूसरा सीजनल विंड्स, और तीसरा लोकल विंड्स, ठीक। ये 3 प्रकार की विंड्स, ठीक। प्रिवेलिंग, ठीक। तो ये स्पेलिंग देखिए, प्रिवेलिंग, सीजनल और लोकल। ये जो सन्मार्गी पवने हैं, ये मैंने बताया ग्लोबल लेवल की पवने हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। कौन कौन सी? एक व्यापारिक, एक पछुआ पवने, एक व्यापारिक पवने और एक पूर्वा पवने, ठीक। कौन कौन सी पवने? 3 प्रकार की। एक व्यापारिक पवने जिसको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, दूसरा पछुआ वेस्टर्लीज कहते हैं इसको, और तीसरा पूर्वा जिसको पोलर विंड्स भी कहा जाता है। इसके बाद से अगर मानसूनी पवनों की बात, ये मौसमी पवनों की बात करें तो ये 2 प्रकार से, एक है मानसूनी पवने, एक समीर पवने। कौन कौन? मानसूनी और दूसरा समीर। समीर यानी समुद्र। समीर पवने 4 प्रकार की होती हैं। एक स्थलीय समीर, एक सागरीय समीर, एक घाटी समीर, एक पर्वत समीर, और तीसरा जो है स्थानीय पवने। ये केवल स्थानीय लेवल पे बहती हैं, ठीक। ये 2 प्रकार की होती है, एक गर्म स्थानीय पवने, ठंडी स्थानीय पवने। तो ये जो है 3 प्रकार की पवनों की विशेषता है। जैसा कि मैंने व्यापारिक पवनों के बारे में आपको बताया कि इनको पूर्वा पवन भी कहा जाता है। 30 डिग्री से ये भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। यही कारण है कि ये पवने 30 डिग्री यानी गर्म क्षेत्र से चलती हैं, ठीक। वो पूरा का पूरा उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, तो गर्म क्षेत्र से ठंड चलती हैं वहाँ, और भूमध्य रेखा की तरफ। तो गर्म क्षेत्र से चलने के कारण ये पवने गर्म और शुष्क होती हैं। यही कारण है कि ये पवने वर्षा नहीं करती। लेकिन जब ये पवने किसी महासागर को पार करती हैं, तो चूंकि गर्म पवने हैं तो महासागर को पार करती हैं, तो वहां से महासागर से अपने साथ नमी चुराती हैं और नमी लेकर महाद्वीपों तक पहुंचती हैं। तो ये महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर या पूर्वी तटों पर ही वर्षा करती है, पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं करती। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, अगले लेक्चर में मैं इसको मानचित्र पे बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, व्यापारिक पवने महाद्वीपों के किस भाग पर वर्षा करती हैं? पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं, खूब वर्षा करती हैं। पश्चिमी भाग शुष्क बना रहता है, पश्चिमी भाग में बना ये वर्षा नहीं करती। भूमध्य रेखा पर दोनों ये व्यापारिक पवने दोनों ओर से चली है ना, जब दोनों ओर से चलती हैं तो भूमध्य रेखा पर गर्म होने के कारण ये पवने ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के कारण, टकराकर ऊपर उठने के कारण यहाँ घनघोर वर्षा होती है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप जो हमारा प्रीवियस वायुदाब का लेक्चर है उसे देख लें। इसके अलावा कोपेन का पूरा जलवायु वर्गीकरण का लेक्चर मैंने दिया है। सब अगर आप
इसके पहले के उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं ना, तो एक बार देख ले, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी विकसित होगा जब पहले, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पहले हो चुका है। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया, फिर भी आपको उन लेक्चर्स को देखना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाए। ये जो व्यापारिक पौने हैं, इनका वेग लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। शीत ऋतु में इनका वेग थोड़ा अधिक और ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पौनों का वेग कम हो जाता है। और जब ये हिंद महासागर से पौने चलती हैं तो ये मानसूनी पौने में बदल जाती हैं। तो ये व्यापारिक पौनों की बात रही। पछुआ पौनों की बात करें तो पछुआ पौनों मैंने बताया है कि ये गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर बहती हैं। जो उच्च वायुदाब है इससे ध्रुवों की ओर बह रही है, ठीक है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ। तो ये गर्म अक्षांश से ठंडे अक्षांश की ओर बहती है। यही कारण है कि ये मार्ग से, चूंकि गर्म हवाएं हैं, गर्म स्थान से बह रही हैं, तो मार्ग से काफी नमी ले जाती हैं। और पछुआ पौने पूर्वा पौनों की विपरीत चलती हैं। तो पूर्वा पौनों से ये किस तटों पर वर्षा होती है, ये पूर्वा पौने कहिए या व्यापारिक पौने कहिए, क्योंकि व्यापारिक पौनों का चरित्र जो है पूर्वा पौनों की तरह होता है, मैंने बताया, इसलिए उनको पूर्वा पौन भी कहेंगे। तो व्यापारिक पौने जो होती है उनका जो चरित्र होता है कि वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर वर्षा करती हैं। तो पछुआ पौने व्यापारी पौनों के उल्टा है ना, तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर वर्षा करती हैं और पूर्वी भाग शुष्क बना रहता है। जबकि हम यहाँ पे ऊपर वाली पूर्वा पौनों की बात करें तो ये निम्न वायुदाब, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ आएगी। और कहाँ से? ध्रुवों से। तो खूब ठंडे से नीचे आएंगी ना, ठंडे से नीचे आएंगे, ठंडापन रहेगा, बर्फ वगैरह ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो है बारिश हल्की फुल्की जो होती भी है वो बारिश शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानी ये बारिश वाला माहौल बनता है, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा तीनों ही पौनों का विस्तृत विश्लेषण इस लेक्चर में किया है। अब सामयिक या मौसमी पौने और स्थानीय पौने, इन दोनों के बारे में हम अलग से एक लेक्चर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फैक्ट रूप में पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप हमारा लेक्चर फॉलो कीजिए। हम लगातार यूपी पीसीएस 2025 और आरओ 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सीरीज चला रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि लगभग 150-200 लेक्चर्स, 180 प्लस लेक्चर्स में हमारा ये पूरा सीरीज, पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त होगा। हमारे इस लेक्चर्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आज नहीं तो कभी नहीं, ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि आप पिछड़ते चले जाएंगे। ध्यान रखिए कि डिजिटल बोर्ड का जमाना है, हम आपको डिजिटल बोर्ड नहीं दे पा रहे हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना। अब आपको तय करना है कि आपको भावकाल वाली दुनिया में जाना है या इस कॉन्सेप्ट को लेके परीक्षा निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा कि बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे और आप हमारे पीडीएफ को, इस कॉन्सेप्चुअल पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पाइए। वहां पर लगभग 30 टेस्ट सीरीज होगी आरओ और यूपी पीसीएस की, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी टेस्ट सीरीज से 80 से 90 प्रश्नों को सम्मिलित करा लिया जाए परीक्षा में, ताकि परीक्षा में सेलेक्ट होने के चांसेस आपके अधिकतम रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ हम फिर एक दूसरे से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, एक दूसरे के सम्मुख आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।